बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, अब तक मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए, सारे के सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस थे। मतलब मेरा कोई भी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं था। तमाम के तमाम जितने भी क्वेश्चंस थे ना बेटा, वो पास पेपर से थे। तो अभी ये जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बेटा, ये भी आप लोगों का पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर बेटा आप लोगों ने फोकस करना है, खासतौर पे पास पेपर से ही मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है काफी, इनको आप लोगों ने फोकस करना है। देखो, सबसे पहले तो वो आपको कह रहा है कि नहीं, इत्तेसाल वाली क्वेश्चंस नहीं है। इत्तेसाल में ना ये वाला चैप्टर नहीं है। इत्तेसाल वाली जो फाइल आप लोगों ने मुझे शेयर की थी ना, उसमें काफी चैप्टर्स जो है ना वो मिसिंग है। तो जैसे कि ये वाला चैप्टर उसके अंदर शामिल नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर उसके अंदर। तीन चैप्टर्स में ना, तीन चैप्टर्स को फोकस किया उन्होंने। प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरिएंसेस और इसके अलावा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो वो जो तीन चैप्टर्स जब मैं करवाऊंगा ना, तो मैं उसी में से ही करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये जो चैप्टर है, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। ठीक है। तो इस वजह से ये वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, ये मैं आप लोगों को हैंड आउट प्रोवाइड कर दूंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दरमियान का डिफरेंस क्या है या बेनिफिट्स क्या है, वो आप लोगों को थ्योरेटिकल बेस आपसे पूछ रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन लेवल 90,000 यूनिट्स फॉर द ईयर एंडिंग June 30, 2012। अच्छा, आपका जो बजटेड प्रोडक्शन है, यानी कि जो आपने बजट बनाया है, 90,000 यूनिट्स का बनाया है। क्या आप 90,000 यूनिट्स जो है वो क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे June 30, 2019 में, 2012 में। A manufacturing company worked out the following estimates unit cost for their product while fixing a selling price of rupees 600 per unit। अच्छा, इन्होंने फिर आपको सेलिंग प्राइस में बता दी कि भाई 600 पर यूनिट जो है वो इनकी सेलिंग प्राइस है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो आपको बता रहे हैं पर यूनिट ये है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको बता रहे हैं ये है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको बता रहे हैं 75 है, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आपको बता रहे हैं 30 है। और फिर उसके बाद अगर आप सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में देखें तो फिक्स्ड आपका 60 है और वेरिएबल आपका कितना 90 है। और ये सारी कॉस्ट इन्होंने पर यूनिट में बताई है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कुड एक्चुअली मैन्युफैक्चर 60,000 यूनिट्स। कंपनी ने क्या किया है, एक्चुअल में जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं वो 60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं। द इंटायर प्रोडक्शन वाज however sold at the price of 600 per unit। और जो सेल कर रहे हैं सेलिंग प्राइस जैसे ऊपर बताइए वो कितनी है, 600 पर यूनिट। देयर वाज नो इन्वेंट्री ऑफ एनी काइंड एट द बिगनिंग एंड एंड फॉर द ईयर। कोई बिगनिंग कोई एंडिंग नहीं है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि वर्क आउट द फॉलोइंग एक्चुअल कन्वर्जन कॉस्ट बताओ पर यूनिट कितनी है। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ कितनी है, और इनकम स्टेटमेंट बताओ कि इनकम स्टेटमेंट क्या है। तो ये तीन चार अच्छी रिक्वायर्ड्स हैं। ठीक है, एक अच्छा कंसेप्ट आप लोगों का डेवलप होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहले देखो, उसने आपसे पूछी कन्वर्जन कॉस्ट आपकी कितनी है। कन्वर्जन कॉस्ट आप सब बच्चों को पता है कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है भाई, कन्वर्जन कॉस्ट मैंने मेरे ख्याल में नहीं बताया। कन्वर्जन कॉस्ट हम बेटा कहते हैं, जितना हमारा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, सॉरी, कन्वर्जन कॉस्ट कहते हो बेटा आप जितनी आपकी लेबर है, जितनी आपकी लेबर है और जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो तो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, जो कि मटेरियल को कन्वर्ट करती है आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं, जो हमारे मटेरियल को कन्वर्ट करे किसके अंदर, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो मटेरियल को जो कन्वर्ट करती है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, वो हमारी दो कॉस्ट होती है। एक होती है क्या, लेबर, और दूसरा क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। यही दो कॉस्ट हम सब बच्चों को पता है कि दो तीन तरह की कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर और एफओएस। जो कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, आपका लेबर, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड।
ये दो कॉस्ट हमारी कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, अब हमें पता है कि सर डायरेक्ट लेबर कितनी इस्तेमाल हो रही है। देखो बेटा, डायरेक्ट लेबर जो आपकी इस्तेमाल हो रही है, पहली बात तो ये सुन लो, पहली बात तो ये सुन लो, ये सुन लो, कि दो तरह की कॉस्ट ही हमने पढ़ा था अपने, मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आपको बताया था कि एक होती है हमारे पास सर वेरिएबल कॉस्ट, और एक कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस ये था कि सर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डिपेंड कर रही होती है हमारी प्रोडक्शन पे, कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट हमें फेस करना पड़ेगी। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है बेटा, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि आपकी प्रोडक्शन पे बेस नहीं करती है, वो आपको पे करना ही करना होती है कुछ भी हो जाए, वो आपको पे करना ही करना होती है कुछ भी हो जाए। उसे आप कहते हो फिक्स कॉस्ट। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, फिक्स कॉस्ट है। आपके कुछ फिक्स्ड एम्प्लॉयज होंगे जिनकी सैलरीज होंगी, वो फिक्स कॉस्ट है हमारा। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, अब ये चीज देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे सब पास सबसे पहले आ रही है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है ना, फैक्ट्री ओवरहेड को उसने आपको डिवाइड करके बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपका, इसमें कुछ पोर्शन फिक्स का है और कुछ पोर्शन वेरिएबल का है। कुछ पोर्शन आपका फिक्स का है और कुछ पोर्शन आपका वेरिएबल का। लेबर कॉस्ट जो है वो तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ कि सर जो मेरी लेबर है वो 120 पर यूनिट कंज्यूम हो रही है, और मैं कितनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ। सर मैंने सोचा 90,000 यूनिट्स का था, मैंने सोचा 90,000 यूनिट्स का था, लेकिन जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो एक्चुअल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 60,000। तो वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ होता है, प्रोडक्शन के साथ होता है, कि एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना हो रहा है। तो मैंने जो कॉस्ट बेयर की होगी, या जो मैंने अपनी लेबर को पेमेंट की होगी, वो 90,000 यूनिट्स बनाने की पेमेंट नहीं की होगी, जितने उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे मैंने उतनी पेमेंट की होगी। यानी कि 60,000 यूनिट्स जो मैंने एक्चुअल में प्रोड्यूस किए हैं, उनकी मैंने उनको पेमेंट की होगी। मैंने 90,000 तो मैंने अपना अपना बजट बनाया था ना कि 90,000 में प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो मैंने प्रोड्यूस किए 60,000 किए, तो पेमेंट भी मैं 60,000 की लेबर को करूंगा। तो एक्सपेंस जो चार्ज होगा लेबर का वो 60,000 पे होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 60,000, जितने मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 120 मल्टीप्लाई बाय 60,000 करो, बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। 72 लाख। 72 लाख, यही आ रहा है सबके पास, सबके पास यही आ रहा है, कंफर्म है। ठीक है। अच्छा, अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सर हमें एक मसला आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सर मसला ये हो रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है सर वो है 30 रुपीज, और फिक्स कॉस्ट जो है वो है 75 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि ऊपर हमने देखा, ऊपर जो जैसे हमने देखा है कि लेबर के ऊपर मैंने जितनी प्रोडक्शन एक्चुअल में की थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी मैं 60,000 से ही क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर, लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर मैं एक्चुअल प्रोडक्शन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर मैं एक्चुअल प्रोडक्शन पे नहीं जाऊंगा,
बल्कि फिक्स कॉस्ट के अंदर जो मैंने बजट बनाया था उसको मैं लूंगा, 90,000 को लूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 90,000 से करूंगा। हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल प्रोडक्ट जो आपकी कॉस्ट होती है ना, उसका ताल्लुक होता है आपकी प्रोडक्शन के साथ, कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है ना बेटा, उसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। आइदर कि वो प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही होती है, लेकिन उसका रिलेशनशिप प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, कि प्रोडक्शन करो या ना करो वो आपको बेयर करना ही करना है। ठीक है। तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो हमेशा, हमेशा टोटल जो आपने बजट बनाया होता है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है उसके हिसाब से नहीं कैलकुलेट की जाती। देखो बेटा, अगर मैंने एक्चुअल के साथ करना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं उसको प्रोडक्शन के साथ रिलेट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन तो हमारी कम या ज्यादा हो सकती है। तो जब हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, कम होगी तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये गलत कंसेप्ट चला जाएगा हमारा। फिक्स कॉस्ट तो क्या है, फिक्स है। तो प्रोडक्शन तो हमारी फिक्स नहीं होती ना, वो ज्यादा और कम होती रहती है। तो हमेशा जो हमने बजट बनाया होता है, हमेशा जो हमने बजट बनाया होता है, जो एक्चुअल यूनिट्स बना, जो टोटल यूनिट्स हमने एज्यूम किए होते हैं, वो हमने टोटल फिक्स कॉस्ट पे करके एज्यूम किए होते हैं। तो 90,000 को हमेशा, अब जो मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, जो मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, मैं बजट डेट के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो फिक्स कॉस्ट को हमेशा बजट डेट के साथ रखना। बाकी जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो अब मुझे बता दो बेटा, इसका अमाउंट कितना कितना आ रहा है। कितना कितना अमाउंट आ रहा है? 18 लाख। और 67,50,000। यही आ रहा है। अब इसका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। इसका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 85,50,000, ठीक है जी। नहीं यार, 85 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। 85 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, बताओ कितना आ रहा है। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट उसने आपसे पर यूनिट पूछी है। कन्वर्जन कॉस्ट ना उसने पर यूनिट पूछी है, मैंने टोटल निकालना शुरू कर दिया। कन्वर्जन कॉस्ट उसने आपसे पर यूनिट पूछी है। तो पर यूनिट निकालो बेटा, पर यूनिट निकालो, मल्टीप्लाई हमने चलो कर दिया, आगे चल के काम आएगा। मुझे बताओ वैसे टोटल कितना आ रहा है इसका, 18 लाख और 67, कितना आ रहा है टोटल। 15750000, ठीक है जी। 157500 ठीक है, ये हमारी क्या है, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है। लेकिन उसने आपसे पर यूनिट पूछा था, कि पर यूनिट आपकी कन्वर्जन कॉस्ट क्या है। पर यूनिट में सर अगर हम बात करें कि हमारी डायरेक्ट लेबर कितनी है, पर यूनिट 120 थी। और सर फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करते हैं,
फैक्ट्री ओवरहेड में पर यूनिट जो था सर वो पर यूनिट जो था वो हमारा कितना था? सर वो वेरिएबल जो था उसके अंदर वो तो 30 था। वेरिएबल जो था वो 30 था, लेकिन फिक्स जो था वो 75 था। लेकिन फिक्स 75 90,000 यूनिट्स पे था। फिक्स जो था 90,000 यूनिट्स पे था। 60,000 यूनिट्स पे पर यूनिट हमें नहीं पता कि कितना है, क्योंकि हमेशा फिक्स जो है वो किस पे निकलता है? टोटल पे निकलता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं पर यूनिट को 60,000 यूनिट्स पे, तो वो कैसे करूंगा? टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा? टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट है 67,50,000। इसको मैं 60,000 यूनिट्स पे डिवाइड करके देखता हूं कि पर यूनिट कितना आ रहा है। तो 112.5 आ जाएगा। तो 120 प्लस 30 प्लस 112.5। ठीक है। तो पहले मैंने टोटल अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल ली। 90,000 के हिसाब से मुझे पता लग गया कि टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है। अब मैंने उसको 60,000 पे डिवाइड कर दिया, और 60,000 पे डिवाइड करने के बाद जो है वो मैंने अमाउंट निकाला, तो वो 112.5 आया। तो अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितनी आ रही है? 262.5। तो ये हमारी आ गई कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जहां तक किसी का कोई सवाल? फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट समझ नहीं आया? देखो बेटा, फिक्स कॉस्ट जो होती है ना, वो फिक्स कॉस्ट जो होती है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बजटेड पे फिक्स कॉस्ट दी जाती है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, उसकी रीजन ये है। जैसे सपोज करो, मैं 50,000 अगर रेंट पे करता हूँ, मैं 50,000 अगर मैं रेंट पे करता हूँ, अब अगर मैं इसको अपनी प्रोडक्शन के साथ रिलेट करूं, लेट सपोज मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, तो पर यूनिट मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर मैं 50,000 रेंट पे करता हूँ और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ 25,000 यूनिट्स की, तो पर यूनिट मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 रुपीज हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है ना, वो आपकी, अगर आप उसको प्रोडक्शन से रिलेट करते हो, प्रोडक्शन से रिलेट करते हो, तो वो चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट अगर आप उसको प्रोडक्शन से रिलेट करते हो तो वो चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट ये है कि अगर आपकी लेट सपोज वेरिएबल कॉस्ट 120 आई है ना, तो आप 10,000 यूनिट्स बनाओ या 20,000 यूनिट्स बनाओ या 50,000 यूनिट्स बनाओ, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना, वो पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। अगर आप उसको प्रोडक्शन के साथ रिलेट करते हो, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया कि अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाता हूँ तो फिक्स कॉस्ट मेरी कम हो जाती है, और अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कम बनाता हूँ तो फिक्स कॉस्ट मेरी ज्यादा हो जाती है। पर यूनिट 5 और 2 हो रही है, देखो। तो इस वजह से मैंने ये देखा कि यार, यहाँ पर जो मेरी फिक्स कॉस्ट है, पहले पहले मैंने टोटल निकाल के देखा कि मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है कितनी। टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने बजटेड जो बनाया था ना 90,000 यूनिट्स का, जो बजट बनाया था, उसके ऊपर मैंने कैलकुलेट किया। हमेशा याद रखना, फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी बजट पे ही कैलकुलेट होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन पे नहीं होती।
एक्चुअल प्रोडक्शन पे तो आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है ना, ये हो रही है कभी, ये हो रही है कभी, चेंज होती जा रही है। तो पहले बजटेड पे टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल कर देख लो कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है कितनी। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 67,50,000, ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है। अब आप इसको एक्चुअल से रिलेट करके देख लो कि एक्चुअल में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। एक्चुअल में आपने 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो डिवाइड बाय 60,000 करो। तो पर यूनिट आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई है? 102.5। देखो यूनिट्स कम बना रहे हो ना, तो आपकी फिक्स कॉस्ट 102.5 है। हालांकि पहले उन्होंने क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट कितनी दी थी? 75 दी थी। लेकिन ये जो 75 थी, ये ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए होती है, जो बजट आपने बनाया। जो बजट आपने बनाया था वो कितने का बनाया था? वो आपने 90,000 यूनिट्स का बनाया था। जब ज्यादा यूनिट्स बना रहे हो आपकी फिक्स कॉस्ट कम आ रही है। जब 60,000 यूनिट्स बना रहे हो, ओनली कम यूनिट्स बना रहे हो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो, फिक्स कॉस्ट अगर आपको पर यूनिट निकालना हो ना, तो पहले टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेना कि टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है। फिर उसको आपने जितने यूनिट्स एक्चुअल में प्रोड्यूस किए उससे डिवाइड करवा देना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। बात क्लियर हुई? वेरिएबल कॉस्ट का कोई मसला नहीं हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे हमने लेबर के अंदर देखा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमने देखा, वो क्या है? वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। 10,000 यूनिट्स बनाओ, 20,000 यूनिट्स बनाओ, 50,000 यूनिट्स बनाओ, वो आपने पर यूनिट क्या कर दी है? फिक्स कर दी है। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो होती है ना, वो पर यूनिट चेंज होती रहती है, टोटल में फिक्स रहती है। इस वजह से हमें पहले टोटल निकालना कि टोटल है कितना। और टोटल किस पे निकलेगा? बजट पे निकलेगा। बजट पे टोटल निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके साथ डिवाइड करके देख लिया कि पर यूनिट आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है। अच्छा, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था। पर यूनिट हमने फिक्स कॉस्ट देख ली, और टोटल भी हमने कन्वर्जन कॉस्ट निकाल ली कि टोटल कन्वर्जन कॉस्ट हमारी कितनी है? 262.5। अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने गलती क्या की होगी? बच्चों ने गलती इसमें ये की होगी कि यहाँ पर लेबर का रेट 120 लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड में जो वेरिएबल थी वो 30 लिखा, और फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स 75 उसने क्वेश्चन में दी थी ना, उन्होंने वही 75 लिख दिया। हालांकि वेरिएबल और फिक्स जो है वो चेंज हो गई। फिक्स बाद में चल के क्या हो गई? 112.5 हो गई। तो वो रेट आपको निकालना जरूरी था। तो ये इसके अंदर ट्रेंडिंग पॉइंट था क्वेश्चन, जो अभी हमने सीखा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ, अभी हमें चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें चाहिए। ठीक है सर, निकाल लेते, कोई इशू नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास कोई ना ही वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग की इन्वेंट्री है, ना ही वर्किंग प्रोसेस एंडिंग की इन्वेंट्री है, ना ही मटेरियल की ओपनिंग है, ना ही मटेरियल की एंडिंग है, ना फिनिश गुड की ओपनिंग है, ना फिनिश गुड की एंडिंग है। तो सिंपल सिंपल आप क्या करोगे? मटेरियल, लेबर और जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, उन तीनों कॉस्ट को आप ऐड कर लोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पहले ये देखूंगा डायरेक्ट मटेरियल मेरा कितना है। डायरेक्ट मटेरियल जो है उसका जो पर यूनिट रेट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था? 157.5। मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स बना रहा हूँ? 60,000। तो सर ये 94,50,000 आ जाए। मटीरियल हमारा इतना लगा। डायरेक्ट लेबर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डायरेक्ट लेबर हमने कितनी निकाली है? 72। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? वो भी हम निकाल चुके हैं। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वो भी निकाल चुके हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी थी 67,50,000।
और वेरिएबल हमारी कितनी है 18। तो ये इसी को आप ऐड कर लोगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग एंडिंग, मटेरियल ओपनिंग एंडिंग कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली यही आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ रहा है बेटा, बताओ मुझे जरा। मेरे ख्याल में आ जाएगा 25200000, ठीक है जी, 25200000 होगा बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। अब उसके बाद उसने आपसे क्या पूछा है, लास्ट रिक्वायर्ड पूछी है उसने, इनकम स्टेटमेंट आपसे पूछी है। इनकम स्टेटमेंट उसने आपसे पूछी है। ठीक है जी, तो अब इनकम स्टेटमेंट में बनाने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ी थी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट के अंदर सर सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सर 60,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, और रेट उसने कितना रखा है, 600 रखा है। सेलिंग प्राइस उसने कितनी रखी थी, 600 पर भी मेंशन किया था। और उसने नीचे भी मेंशन किया है कि 600 पर यूनिट है हमारे। तो सेल्स कितना आ जाएगा बेटा, जरा मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 36 आ जाएगा। 6 6 36 होगा। सेल्स में से सर हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर हमने निकाली है 252000 एंड 000। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास, 10800 एंड 000। फिर आप इसमें से बेटा लेस करोगे जो आपको अदर एक्सपेंसेस उसने आपको दिए थे नीचे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आपके पास कुछ फिक्स पोर्शन था, कुछ वेरिएबल पोर्शन था। फिक्स आपका 60 था और वेरिएबल आपका 90 था। तो अगेन वेरिएबल में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। और फिक्स में जो मेरी बजटेड प्रोडक्शन थी, कितनी, बजटेड मेरी प्रोडक्शन कितनी थी, बजटेड प्रोडक्शन सर मेरी 90,000 थी, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो फिक्स हमेशा जब भी टोटल में जाएगा, फिक्स हमेशा जब भी टोटल में जाएगा, तो जो बजटेड प्रोडक्शन है उसके साथ जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर लेके गया हूँ, मैं यहाँ पर भी बेटा फिक्स लेके जा रहा था, तो बजटेड प्रोडक्शन थी 90,000, मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करा। तो इसका मुझे अमाउंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 54 लाख आ जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है जी, 6 9 54 सही है। और 90 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 54, दोनों का सेम आएगा 54 लाख। तो ये हमने अपनी कॉस्ट माइनस करनी है 10800 में से। तो ये आ जाएगी बेटा, 54 भी 108, भी 108 ही बनता है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो जीरो होगा। क्लियर है। समझ में आ गया है बेटा ये वाला क्वेश्चन।
अब ये अगेन एक और क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर से ही लिया गया है, ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बेटा कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? जी, एक हमने मटेरियल का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और उसके बाद हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट नियर टू एंड है। आज हमारा इंशाल्लाह ताला ये एंड हो जाएगा चैप्टर। फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अहमद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस क्लीनिंग फ्लूइड ऑन 31 March 2012। ठीक है। द कंपनी हैड अ फायर विच कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन ना काफी दफा देखा गया आने। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और ये जो इसके ऊपर जो मैंने करवाया ना, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने सॉल्व करवाया आप लोगों के सामने, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये दोनों ना बेटा काफी दफा देखे गए हैं आज पेपर में ना। इनको आपने लाजमी 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 कर लेना। अच्छा, अहमद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो फ्लूड क्लीनिंग फ्लूड जो है वो प्रोड्यूस करती है। आग लग गई उनकी कंपनी में, जिसकी वजह से जितना भी इनका वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री था वो जल गया। सम ऑफ द इक्विपमेंट्स वर सेव, कुछ इक्विपमेंट्स ही बच पाए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स ही सेव हो चुके हैं, बाकी सब जल गया है। आफ्टर अ फायर फिजिकल इन्वेंट्री वाज टेकन, द मटेरियल वर वैल्यूड एट रुपीज 50,000 एंड फिनिश गुड एट रुपीज 80,000। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आग लग गई, ठीक है, कब आग लग रही है हमारे पास, वो बता रहे हैं कि आग लगी है March 31, 2012 में, यानी कि क्वार्टर एंड पे, बिल्कुल क्वार्टर एंड पे आपकी आग लग रही है। और वो कह रहे हैं कि जब हमने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की ना आग लगने के बाद, तो हमारे पास मटेरियल जो सिर्फ एंडिंग में रखा हुआ था 50,000 रखा हुआ था, और फिनिश गुड जो थी वो 80,000 से रखी हुई। ठीक है जी। फिर उसके बाद अच्छा, ये दो इन्वेंट्रीज बेटा इन्होंने बता दी हैं। एक मटेरियल का आपको एंडिंग बता दिया और एक आपको फिनिश गुड का एंडिंग बता दिया। ये जो है एंडिंग है ना, कह रहा है आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद। आग कब लग रही है आपकी March 31 को, इट मीन्स कि एंडिंग डेट बता रहे हैं आपको। और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये एंडिंग है, मटेरियल का एंडिंग है और फिनिश गुड का एंडिंग है। वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग नहीं बताया, बाकी दो चीजों का उन्होंने एंडिंग बता दिया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी ना January 1 को, जब हमारा क्वार्टर स्टार्ट हुआ था, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री में फिनिश गुड ये रखी हुई थी, वर्क इन प्रोसेस ये लगा हुआ था और मटेरियल ये रखा हुआ था। पर उन्होंने वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि जब हमारी आग लगी है ना, तो आग लगने के बाद जितना भी आपका वर्क इन प्रोसेस था वो सारा का सारा क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो वर्क इन प्रोसेस का नहीं पता कि कितना था। मटीरियल एंडिंग पता है, फिनिश गुड एंडिंग पता है, और फिनिश गुड, वर्क इन प्रोसेस और मटेरियल का ओपनिंग पता है हमें। फिर उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि द रिव्यू ऑफ द अकाउंट शो दैट सेल्स फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स वर रुपीज 2 लाख। वो कह रहे हैं कि जब हमने अकाउंट्स को रिव्यू किया ना, तो हमें ये पता लगा है कि जो पूरा ये 3 महीने का जो क्वार्टर था, इसमें जो हमने सेल की है ना, वो 3 लाख 2 लाख रुपए की सेल की है। तो टोटल सेल आपको बता दी है क्वार्टर की। भी कह रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 25% ऑफ सेल। इसके अंदर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितना था, 25% था। मटेरियल परचेज जो हमने किया था वो 55,000 से किया था, और जो फ्राइट चार्जेस थे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो था मटेरियल पे, वो 10,000 का था। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स रुपीज 40,000। वो कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 4 महीने की थी वो 40,000 थी। और फैक्ट्री ओवरहेड जो था वो 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारा
50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। रिक्वायर्ड में आपसे पूछ रहे हैं, आप वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बताओ। यानी कि जो जो आपका वर्क इन प्रोसेस आग लगने की वजह से जल गया, जो आपका वर्क इन प्रोसेस आग लगने की वजह से जल गया, उसकी कॉस्ट बताओ। तो कौन सा जला था? एंडिंग बचा था, वही जला है हमारे पास। उसकी कॉस्ट बेसिकली वो आपसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अब मुझे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करूं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर से स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को याद होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कल की क्लास में मैंने बताई थी कि सबसे पहले आप क्या लिखते हो बेटा? रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखते हो। रॉ मटेरियल ओपनिंग जो है वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है? 45,000 से। फिर सर हम लिखते हैं परचेजेस। परचेजेस जो है वो उन्होंने हमें दी हुई है। मटेरियल जो उन्होंने परचेज किया वो कितने से परचेज किया है? 55,000 से। लेकिन साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी आ रहा है 10,000। तो नेट परचेज लेके जाते हैं ना। तो मैं क्या करूं? 55,000 लिखूं और इसमें ऐड कर दूं ट्रांसपोर्टेशन को या फ्राइट को। वो कितना है? 10,000। तो टोटल जो मेरी नेट परचेज रिपोर्ट होगी वो 65,000 से रिपोर्ट होगी। इसको ऐड कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अवेलेबल फॉर यूज, जो कि कितना होगा? 65 और 45 कितना हो जाएगा? 65 और 45, 1,10,000। इसमें से मैं लेस करूं एंडिंग इन्वेंट्री, और रॉ मटेरियल एंडिंग जो है वो कितनी है? उन्होंने क्वेश्चन में बताई थी कि जो हमारी रॉ मटेरियल की एंडिंग है वो कितनी है? 50,000 है। तो मटेरियल यूज हमें पता लग जाएगा 60,000। अच्छा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर को ना बेटा ठीक कर लेना इस क्वेश्चन में। लास्ट 4 मंथ नहीं, फर्स्ट 3 मंथ दिया हुआ है। फॉर द फर्स्ट 4 नहीं है ये 3 है। तो डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी है? 40,000। तो जब डायरेक्ट लेबर ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट आ जाती है 1,00,000। इसमें मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में वो आपको बता रहे हैं कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो 50% है डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर हमारी 40,000 थी, 40,000 का मैं 50% लूंगा, यानी कि 20,000 हमारा क्या आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। तो 1,20,000, 1,20,000 ये क्या होगा? 1,20,000 क्या होगा? जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया था
जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेते हो आप तो क्या आता है आपके पास? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर सर हम इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। जो कि उन्होंने कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में? 70,000। जब सर हम इसको ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। 1,90,000 हो जाएगा। फिर सर हम इसमें लेस करवाते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। फिर सर हम इसमें लेस करवाते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। अब मसला सारा यहाँ पर यह है कि उसने पूछा ही आपसे क्या है? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पूछा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो इससे आगे तो मैं नहीं बढ़ सकता, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। यहां तक सबको बात क्लियर है? यहां तक बेटा किसी का कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। सबको क्लियर है बेटा? आदिल आपको क्लियर है? ठीक है जी। ठीक है जी। तो सर अब इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। चलो कोई मसला नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ते, हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर देखो, एक चीज है, एक चीज है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो। इसमें से मैं क्या करता था? लेस करता था वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो मेरे पास आती थी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। अगर इसमें से मैं सर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करता था स्टेटमेंट के मुताबिक, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाता था। और सर अगर मैं इसी अमाउंट में से 1,90,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड माइनस कर दूं ना, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड माइनस कर दूं, तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा। देखो इसको ऐसे समझो। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड को मैं ले लेता हूं एक्स, या ए ले लेता हूं। सपोज करो मैं इसको ले लेता हूं ए, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को मैं ले लेता हूं बी, और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को मैं ले लेता हूं सी। तो ये जो ए है, इसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस होता था, यानी कि बी माइनस होता था, तो क्या आता था? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि सी आता था। ए माइनस बी करता था तो क्या आता था? सी आता था। तो सर अगर मैं सी प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, बी माइनस का उस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। अगर मैं ए में से सी को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? बी। ऐसा ही है? ऐसा ही है? अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड में माइनस करता हूं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आता है। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को ही माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। यहां तक बात क्लियर हो रही है? साइमा आपको क्लियर हो रही है बेटा? सिद्रा आपको क्लियर हो रही है बात? जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जी सर, बिल्कुल आ रहा है। कि सर अगर आप इसमें से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, तो सर आपके पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा।
ये क्वेश्चन की रिक्वायर्ड है कि आपको वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालना है। तो किसी तरीके से मैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का पता लगा लूं तो मैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकाल सकता हूं, एज पर क्वेश्चन जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड तक तो पहुंच गए थे। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग उसने कहा है कि फाइंड आउट करो, तो सर किसी तरीके से मैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को पता लगा लूं तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा। अच्छा, अब एक और बात सुनो। होता ये था, पहले हम लिखते थे सेल्स, सेल्स के बाद लिखते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता था फिनिश्ड गुड ओपनिंग, ऐड करते थे इसमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो सर अवेलेबल फॉर सेल आ जाता था, इसमें से सर लेस करते थे फिनिश गुड एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता था। और जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल में से माइनस करते थे तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। ये एक स्टेटमेंट था। सेल्स लिखते थे, सेल्स लिखने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते थे। पहले क्या करते थे, फिनिश गुड ओपनिंग लिखते थे, ऐड करते थे, ऐड करते थे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, अवेलेबल फॉर सेल आ जाता था, इसमें से फिनिश गुड एंडिंग माइनस करते थे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता था, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम सेल्स में से माइनस करते थे तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आता था। अब सर क्वेश्चन में उसने हमें सेल्स दी हुई है, क्वेश्चंस में उसने हमें सेल्स दी हुई है 2 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि कितना है, 25% ऑफ सेल है। सेल्स उसने हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट वो हमें कह रहा है कि कितना है, 25%। 2 लाख का अगर 25% निकालू मैं, $50,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 1,50,000। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई कि मैंने किस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली है, कि सर सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, सेल्स में से माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई कितनी, 1,50,000। यहां तक सबको बात क्लियर है? अच्छा, सबको बात क्लियर है, ठीक है जी, गुड हो गया। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो उसका मतलब गुड हो गया, बस क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला। अब जरा देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाली है 1,50,000। सर हमारे पास जो फिनिश गुड ओपनिंग थी वो क्वेश्चन में गिवन है 90,000, और फिनिश गुड एंडिंग भी गिवन है 80,000, ओपनिंग भी गिवन है 90,000, 90,000 थी ओपनिंग। हाँ, ओपनिंग सर 90,000 है,
एंडिंग भी गिवन है 80,000। सर अवेलेबल फॉर सेल में से मैं एंडिंग माइनस करता हूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। अब मैं रिवर्स चल रहा हूं बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स चल रहा हूँ, जो चीज मुझे माइनस करनी है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर जाना है। तो सर अगर आप अवेलेबल में से एंडिंग माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता था। अगर आप अगर आप एंडिंग जो आपने माइनस की है वापस ऐड करवा दें 1,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो आपके पास अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। 1,50 और 80 कितना हो जाएगा? 2,30,000। ये बात समझ में आई? अवेलेबल फॉर सेल मैंने किस तरीके से निकाला है? रिवर्स चल रहा हूं। 1,50,000 की मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, एंडिंग इन्वेंट्री मेरी 90,000 थी, वापस ऐड कर दी तो अवेलेबल फॉर सेल आ गया। पहले मैं अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग माइनस करता था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती थी। अब मैंने एंडिंग को जो मैंने माइनस किया वापस ऐड करवा दिया, वापस अवेलेबल फॉर सेल तक पहुंच गया। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा सर, फिर सर अवेलेबल फॉर सेल में होता ये था कि फिनिश गुड ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ऐड होकर अवेलेबल फॉर सेल आता था। खाली आप ओपनिंग अवेलेबल पे से माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा आपके पास। क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल जो है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है। फिनिश गुड ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड दोनों को प्लस करो तो अवेलेबल फॉर सेल आता है। तो अगर मैं अवेलेबल फॉर सेल में से फिनिश गुड ओपनिंग माइनस कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा? 1,40,000। ये बात क्लियर हुई? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकाला है? यहां तक सबको क्लियर है? तो सर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया है 1,40,000। तो अगर मैं सर इसको ऊपर पुट करता हूँ 1,40,000 को 1,90,000 में से माइनस कर दूंगा तो सर 50,000 मेरा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग होगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायर्ड थी। क्लियर? एक बात दोबारा क्या एक्सप्लेन करूं, बताओ बेटा। क्या चीज एक्सप्लेन करूं? रिवर्स चलाऊं बस? देखो बेटा, सेल्स मुझे गिवन थी 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट उसने बोला 25% है, मैंने निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने सेल्स में से माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 1,50,000। अब 1,50,000 में मैंने एंडिंग वापस प्लस कर दी, अवेलेबल फॉर सेल आ गया। अवेलेबल फॉर सेल में मैंने क्या किया, 90,000 माइनस किया तो 1,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया। क्लियर है बेटा सबको?
तो बस बेटा ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। इसमें से जितनी चीजें आती थी वो सारी की सारी चीजें मैंने करवा दी, और तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पास पेपर्स ही जो है वो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके डिस्कस कर लिए हैं, जो जो आते थे। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा इंशाल्लाह हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है ना वो स्टार्ट होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही होगी, मैंने आप लोगों को बताया था वीक में 3 डेज क्लासेस होंगी, सैटरडे, संडे और मंडे। और फिर मेरे पास जैसे ही टाइम निकलेगा तो मैं 4 डेज करूंगा, ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए आप लोगों का। तो कल मंडे को इंशाल्लाह ताला क्लास होगी आप लोगों की, और मंडे वाले दिन फिक्स होगा 7:30 बजे। मंडे वाले दिन फिक्स होगा 7:30 बजे। क्लास टाइमिंग भी बेटा कोशिश ये है कि मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगस्त सितंबर तक करवा दूं, ठीक है। ये मैंने किसी से वादा नहीं किया था कि 100% कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह ताला जितने भी होंगे वो अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं बेटा, एएमए की क्लास होती है मेरी, तकरीबन 9:30 बजे एएमए वालों की क्लास होती है, ML2 की। तो आप लोगों का जो टाइम निकल रहा है ना, एक सेक्शन ऑफ हुआ है एएमए वालों का। पहले 2 सेक्शन चल रहे थे एएमए के, अब वो एक सेक्शन उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब एक सेक्शन रह गया वो 9:30 वाला। तो एक स्लैब बज रहा था 7:30 से 9:30 का, तो वो आप लोगों के लिए फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि अब आप लोगों की टाइमिंग जो है ना वो हम स्टार्ट कर दें। तो 7:30 पे होगी मंडे को इंशाल्लाह। और कोशिश करूंगा कि मैं और भी डेज इसके बढ़ा दूं, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो कल इंशाल्लाह ताला जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग स्टार्ट होगी बेटा, क्लास लाजमी लेना, इंपॉर्टेंट क्लास है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है वो आप लोग। ठीक है, आज के लिए फिर बेटा इतना काफी है, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।